नमस्ते दोस्तों। आधारभूत सिद्धांत को हमने चालू कर दिया था। आज हम बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं द्रव्य संग्रह विधि से। तो क्या होता है, औषधि द्रव्यों को उचित समय, उचित स्थान, उचित विधि एवं शुद्ध अवस्था में संग्रह करना ही द्रव्य संग्रहण विधि कहलाती है। तो इसमें उचित समय, उचित स्थान, उचित विधि एवं शुद्ध अवस्था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द्रव्य संग्रहण के नियम क्या क्या बताए वो देखते हैं। संग्रहण का समय क्या होना चाहिए, शुभ दिन होना चाहिए, प्रातःकाल और शुद्ध होकर संग्रहण करना चाहिए। संग्रहण के करते समय मतलब अपने मन में सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद हृदय में भगवान शिव को स्मरण करना चाहिए और मौन रहकर औषधि ग्रहण करनी चाहिए। उसके बाद किस दिशा से, उत्तर दिशा से अपने को औषधि ग्रहण करना है, क्योंकि उत्तर दिशा का महत्व पता है। उत्तर दिशा मतलब ये हो गया उत्तर दिशा, इधर वहाँ जहाँ हिमालय स्थित है और उत्तर दिशा में चंद्रमा देवता रहते हैं और चंद्रमा को ही औषधियों का अधिपति मतलब राजा कहा गया है। तो यही इधर लिखा है, आप एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद ग्राह्य भूमि का कैसी होनी चाहिए, वो समतल होनी चाहिए, ना बहुत ऊंची ना बहुत नीची होनी चाहिए, अत्यधिक पाषाण युक्त न हो। उसके बाद स्निग्ध हो, कोमल मिट्टी वाली होनी चाहिए। उसके बाद कृष्ण, लाल अथवा पांडु वर्ण की होनी चाहिए, दलदली ना हो, अत्यधिक क्षारयुक्त ना हो। ठीक है। अभी अग्राह्य भूमि क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अग्राह्य स्थान बताओ। मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब एक पूरा क्वेश्चन आएगा कि द्रव्य संग्रह किन किन ऋतुओं से किए जाते हैं और उचित भूमि बताओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा। उसमें से हाफ क्वेश्चन है ये। तो निम्न स्थानों से औषधि संग्रहण नहीं करना चाहिए का, तो पहला है वाल्मीकि मतलब वारु, जहाँ दीमक लगा हो वहां से नहीं करनी चाहिए। कुत्सित मतलब वो गंदी जगह, अपवित्र पूजी हुई जगह है, वो वहां से नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अनुभूमि, अत्यधिक दलदली एवं क्षार युक्त, ऐसी जल युक्त भूमि से नहीं करना चाहिए। स्मशान भूमि मतलब अपवित्र जगह हो, वहां से नहीं करनी चाहिए। उसके बाद उशिर भूमि मतलब क्षार युक्त हो गया, लवण युक्त हो गया, यहाँ से औषधि ग्रहण नहीं करनी चाहिए। उसके बाद मार्गजा क्यों, अगर अपन रास्ते से साइड से चलते हैं, ऐसे रास्ते के साइड से चलते हैं तो बगल बगल में ये औषधियाँ लगी रहती है, तो चलने के बाद जो धूल मिट्टी उड़ती है वो यहाँ पे बैठती है, तो इसकी वजह से वो अग्राह्य है। मंदिर एवं वधस्थल, मंदिर में भी लोग बहुत ज़्यादा आना जाना करते हैं, इसकी वजह से मतलब छूते हैं उनको, तो वो अशुद्ध हो जाती है। अशुद्ध इन द मतलब है कॉन्टेमिनेट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद अग्राह्य औषधियाँ कौन सी होती है, जो जंतु व्याप्त मतलब जंतु से मतलब कीड़ों द्वारा खाई हुई हो। वन्य व्याप्त मतलब अग्नि से ज़्यादा अग्नि लगने से वो जल गई हो। हिम व्याप्त मतलब अत्यधिक ठंड से एकदम उसके जो रूट्स है वो नष्ट हो चुके हो। विष दूषित, विष के संपर्क में जो आई हो। उसके बाद आताप दग्ध, अत्यधिक धूप से सूख गई हो। उसके बाद जल दूषित, दूषित जल से वो एकदम कुछ गई हो। और पातदलित मतलब वही है, मार्ग में पैर के नीचे आ जाना, तो वो औषधि ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसके बाद है औषधियों के ग्राह्य लक्षण क्या है, रसादी गुणों से युक्त होनी चाहिए, स्वस्थ एवं ताजी होनी चाहिए, गहरी जड़ों वाली होनी चाहिए, कृमि रहित होनी चाहिए, अग्नि, शीत एवं जल से नष्ट नहीं होनी चाहिए, पूर्व विकसित होनी चाहिए, पूर्णपने मतलब पूरा उसमें वो विकसित होनी चाहिए, एकदम छोटी ना हो और एकदम बूढ़ी ना हो जाए वनस्पति, मतलब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए, ऐसी औषधि नहीं लेना है। ठीक है। उसके बाद ये भूमि के प्रकार है कि मतलब पार्थिव भूमि, जलीय भूमि, आग्नेय भूमि, वायु भूमि, आकाशीय भूमि, ये कैसी होती है और यहाँ से कौन सी औषधियाँ मिलती है। तो अभी आप लॉजिक से समझ सकते हैं कि पार्थिव भूमि है तो उसमें महाभूत प्रधान क्या रहेगा, पृथ्वी महाभूत प्रधान रहेगा, जलीय भूमि में जल महाभूत प्रधान, आग्नेय भूमि में अग्नि महाभूत प्रधान रहेगा। ऐसे तो मधुर रस और महाभूत, ये आपको इसका संबंध पता ही होगा।
तो अभी मैं आपको मेन क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन बनता ही कहाँ से। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि द्रव्य संग्रह लिखो और मतलब किन किन आधार पे द्रव्य संग्रहण किए जाते हैं। और ऐसा क्वेश्चन बनता है कि भूमि, द्रव्य और अवस्था के आधार पे द्रव्य संग्रहण बता, और ऐसी भूमि बताओ जहाँ से द्रव्य संग्रहण ना किए जाए। ऐसा पूरा क्वेश्चन बन सकता है, मतलब ये मैक्सिमम क्वेश्चन यही से बनता है। तो भूमि कैसी होनी चाहिए, मतलब अभी सूत्र स्थान में 36 के अध्याय में बताया कि विरेचन करना है अपने को रुग्ण का, तो मतलब वहां से औषधि जो प्राप्त करनी है तो वो भूमि, पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान का, क्योंकि विरेचन करना है अपने को। अगर वमन करना है तो भूमि कैसी होनी चाहिए, अग्नि और आकाश महाभूत युक्त। और उभय तो यह भाग होना चाहिए, मतलब दोनों अपने को बीच में काम करना है, तो उभय गुण भूयिष्ठ होने चाहिए, मतलब पृथ्वी, आप, अग्नि, आकाश, ये मतलब ये चारों घटक उस भूमि में आवश्यक मात्रा में होने चाहिए। उसके बाद शमन अगर करना है तो आकाश महाभूत युक्त होनी चाहिए भूमि। उसके बाद आता है पार्थिव भूमि। पार्थिव भूमि क्या होती है, आपको मैंने बताया कि वो पृथ्वी महाभूत युक्त होती है, तो उसमें स्थिर, कठिन और काली मिट्टी होती है और घन होती है। उसमें अश्वगंधा, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्वगंधा और शतावरी अपन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जलीय, पानी संचित, दलदली, स्निग्ध और शीत होती है, तो उसमें क्या होता है, कमल और उशीर मिलते हैं। उसके बाद आग्नेय, उष्ण भूमि हो, पांडुवर्ण की, तीक्ष्ण, कटु, कषाय, इन रस की युक्त होती है, तो वहाँ क्या मिलता है ज़्यादा, हिंगू हो गया, गुगुल हो गया, पुष्कर मूल हो गया। तो गुगुल ज़्यादातर राजस्थान में मिलता है, अपने को पता ही है। उसके बाद वायव्य भूमि, तो ये वायु प्रधान और हल्की होती है ज़्यादातर, तो यहाँ से यष्टि मधु और अजमुदा, ये उदाहरण याद रखने हैं आपको। उसके बाद आकाशीय, तो ये सुगंध युक्त होती है, तो लवंग हो गया और केसर है, तो ये आकाशीय भूमि हो गया। अभी शारंग संहिता क्या कहते हैं, जो शीत वीर्य वाली है वो हिमालय पर्वत से अपने को ग्रहण करना है, और जो उष्ण वीर्य वाली है वो विंध्य पर्वत, मतलब विंध्य, हिमालय, यमुना, गंगा जो अपने राष्ट्रगान में है, तो ये विंध्य पर्वत वही है। उसके बाद चरक विमान में क्या है, तो जांगल देश, अनूप देश, साधन देश और हिमालय, ऐसे 4 वर्ण के। तो जांगल देश से वो तो आकाश भूयिष्ठ अधिक होती है, तो वो खदीर हो गया। अनूप देश में दलदली प्रदेश हो गया, और ये निर्कुष्ट होती है, ये अपने को याद रखना है। तो अपने को पूछते कि निर्कुष्ट मतलब दर्जे की, मतलब क्वालिटी की औषधि कहाँ मिलती है, तो अनूप देश में, तो ये एमसीक्यू बन सकता है। तो हो गया नारिकेल। उसका फिर हो गया साधारण देश हो गया, मध्यम ऊंची वाले वनस्पति वहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद हो गया हिमालय। हिमालय में शीत, सुगंधित द्रव्य जैसे जटामांसी हो गया और पुटके हो गया। और लास्ट है द्रव्य के आधार पर, और प्राणिज द्रव्य रहा तो उसका रक्त, रोम, नख, कोई भी पार्ट लेना हो प्राणी का तो वो युवा अवस्था में लेते, और शीर, मूत्र, पुरुष लेना है तो वो आहार पचन होने के बाद लेते, और ज़्यादातर अपन वो फीमेल का लेते हैं, मूत्र भी फीमेल का लेते हैं, मेल का क्यों नहीं लेते। तो हमारे जो गुरुजी है जहाँ मैं पढ़ने जाता उन्होंने बताया था कि जो फीमेल में 2 द्वार होते हैं, मूत्र का मार्ग अलग होता है, और रज प्रवृत्ति और जो शुक्र होता है उनका आर्त होता है, उनका मार्ग अलग होता है, इसलिए स्त्री का लेना चाहिए। उसके पीछे वो कार्य कारण मीमांसा है, ठीक है। उसके बाद सौम्य द्रव्य, हिमालय और आग्नेय द्रव्य विंध्य। आपको देखना है कि बराबर क्या पूछा है, द्रव्य के आधार पर पूछा है तो ये उल्टा कर देना, और भूमि के आधार पर पूछा है तो ये उल्टा कर देना, समझिए। कि शीतवीर्य हिमालय इधर लिख देना, शीतवीर्य इधर लिख देना, और द्रव्य के आधार पे पूछा है तो शीतवीर्य इधर लिख देना और हिमालय इधर लिख देना, ठीक है। इसका रीजन क्या है, हिमालय से क्यों लेना है, विंध्य पर्वत से क्यों लेना है, रीजन है इससे औषधि के गुण और प्रभाव में एकदम उत्तम दर्जे की मिलते हैं अपने को, इसमें कोई हानि नहीं होती, ठीक है। अभी ऋतु काल के अनुसार लेना है अपने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू आता है। तो पत्र और शाखा वर्षा ऋतु या वसंत ऋतु से लेना है, ज़्यादातर याद रखना कि वर्षा। मूल कहाँ से लेना है, ग्रीष्म ऋतु। पत्र और शाखा वर्षा ऋतु से क्यों लेना है, क्योंकि नए पत्ते आ जाते हैं, नई शाखा आ जाती है वर्षा ऋतु में या वसंत ऋतु में, तो वो वीर्यवान रहते हैं। मूल कहाँ से लेना है, ग्रीष्म और शिष्य। तो ग्रीष्म से क्यों कहा गया है, जो मतलब अगर वर्षा ऋतु से ले तो मूल में क्या है, वो पानी शोषण का काम ज़्यादा करते हैं, तो पानी ज़्यादा लेते हैं, तो
औषधियों का वीर्य मूल में कम हो जाता है। अगर अपन ग्रीष्म ऋतु में लेंगे तो पानी मिलता नहीं है ग्रीष्म ऋतु में पेड़ों को, तो मूल ये कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में औषधियाँ मिल जाती है। ठीक है, त्वक कंद शीर ये शरद ऋतु में लेनी चाहिए, और सार ये हेमंत ऋतु में ले। सार मतलब होता है अगर ये लकड़ी है तो उसके अंदर जो गाभा रहता है, चंदन में जैसे अंदर गाभा रहता है, उसको बोलते हैं सार। पुष्प और फल यथा ऋतु, जिस जिस ऋतु में आता है उस ऋतु में लेना है। इसमें एक अभी राज निघुंटु ने क्या कहा है, शतावरी, बला, चंदन, उशिर है ये सौम्य काल में, जैसे शरद, हेमंत और शिशिर में लेना चाहिए। और चित्र, करंज, शीघ्र ये उष्ण काल में लेनी चाहिए। और शारंगधर संहिता में कहा है कि निशोत्तर, स्नोही, मदन ये वसंत ऋतु में, और बाकी जो द्रव्य है वो शरद, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद है अवस्था। अवस्था में फल ऋतुनुसार पके और ताजे लेना है। बिल्व फल बस कच्चा लेना है अपने को, कच्ची अवस्था में लेना है, ये अपने को याद रखना है। और जो शाक है वो रसयुक्त होनी चाहिए, ताजी, अच्छी भूमि में उत्पन्न होने, और कंद पुष्ट और रसयुक्त होने चाहिए। तो आपको मैंने पूरा बता दिया, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं। एमसीक्यू बनने के चांसेस कम है, पर आया तो द्रव्य के आधार पर, ऋतु के आधार पर, या अवस्था के आधार पर और भूमि के आधार पर आपको पूछ सकते हैं। और याद रखना एक बात कि शारंगधर संहिता जिधर भी दिखे तो आप उसको याद कर ही लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछते हैं, और ऐसे नहीं पूछते कि इस ऋतु से कहा, इस आचार्यों ने इस ऋतु में क्या कहा गया है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप शारंगधर जहाँ भी दिखे उसको याद कर लीजिए, जैसे निशुत्तर, स्नोही, मदन पर, वसंत, तो ये आपको याद नहीं। और ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एमसीक्यू आपको पेपर में मिलेगा, मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ। फिर आप मेरे को थैंक्स कहना बाद में। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।